नमस्कार। व्हाट यू थिंक के चैनल से आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार के तहत प्राप्त हमें सारे अधिकारों के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि वो कौन सा अधिकार था जिसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और एक सामान्य कानूनी अधिकार दे दिया गया। ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर उस अधिकार को, जो हमारा मौलिक अधिकार था, किस कारणवश मौलिक अधिकार का दर्जा उससे छीन लिया गया। इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकार, वास्तव में अधिकार होता क्या है, ये अधिकार किस संदर्भ में हम बात करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो अधिकार किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति की कानून सम्मत, संविदा सम्मत सुविधा, दावा या विशेष अधिकार होता है। कानून के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है, ये अधिकार कहलाता है। अधिकार के दो प्रकार होते हैं, एक कानूनी अधिकार होता है और एक हमारा मौलिक अधिकार होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कानूनी अधिकार क्या होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति के कानून सम्मत, संविदा सम्मत सुविधा, दावा विशेष अधिकार है। कानूनी अधिकार मौलिक नहीं होता है, अर्थात हम इस अधिकार में छेड़छाड़ कर सकते हैं। दूसरा अधिकार है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और उस अधिकार में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अर्थात मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, किसी भी सरकार के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा उस अधिकार में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर उसमें कुछ संशोधन लाना है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत ही गुजरना होता है। तो आइए जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमें कितने प्राप्त हैं, संविधान के किस भाग में प्राप्त हैं और मौलिक अधिकारों के द्वारा हमें किस प्रकार के अधिकार देने का कोशिश किया गया है और जिसका हम भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 में की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। और अंतिम छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। एक बात यहाँ पे नोट करते चलेंगे कि भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके सामान्य कानूनी अधिकार 300A में जोड़ दिया गया। ये क्यों जोड़ा गया, इस वीडियो के अंत में इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार का पहला अधिकार, जिसका नाम है समानता या समता का अधिकार। इस अधिकार को सामान्य भाषा में समझें
तो भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप के अनुसार या फिर उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 से 18 में इस अधिकार का वर्णन है, जिसमें से अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य कानून बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से लागू भी करेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात किसी पद की नियुक्ति हेतु राज्य के सभी लोगों को एक समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये हुआ कि छुआछूत अगर कोई करता है तो इससे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, लेकिन सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये है हमारा समानता का अधिकार। कुल मिला के समझे तो समानता का अधिकार हमें एक विशेषाधिकार देता है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत हमें आजादी दी गई है। अलग अलग प्रकार की आजादी है। बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की आजादी दी गई है। संघ या संगठन बनाने का आजादी मिला हुआ है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी क्षेत्र में व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। संपत्ति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष, इसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा होगी। दूसरा कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 20 कहता है, जिसमें 3 क्लाउज डाले हुए हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसके जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है, 21 का क्रम है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये जो बात थी उसको स्वतंत्रता के अधिकार में 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। और अंतिम अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला जो स्वतंत्रता है कि आखिर उसको किस कारण से हिरासत में लिया गया है उसको बताना पड़ेगा। दूसरा है कि 24 घंटा के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना होगा। और तीसरा कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। आप जो किसी केस में जाने के बाद वकील हायर करते हो जो आपका पक्ष रखता है कोर्ट में, कहीं ना कहीं इसी स्वतंत्रता के अधिकार से कोर्ट आपको आज्ञा देती है। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 कहता है, ये जो चर्चा की गई है उन अनुच्छेद 23 से 24 में की गई है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, मतलब इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इस प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
अनुच्छेद 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष या फिर 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को हानिकारक या फिर जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने वाले लोगों पर दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें इस मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में की गई है, जिसमें से 25 कहता है भारत का नागरिक किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार प्रसार करने का अधिकारी होता है। अर्थात वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 हमारे धार्मिक संस्थानों को आय से मुक्त किया गया है। अर्थात किसी भी धार्मिक संस्थान को आप टैक्स लेने के लिए या कर मुक्त किया गया है। मतलब ये कि हम कर उससे नहीं ले सकते हैं। और अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कुछ मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह अधिकार हमें किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करना, उसके लिए संस्था का निर्माण करने का पूर्ण अधिकार देता है। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। यह मौलिक अधिकार कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, संस्कृति, भाषा के संरक्षण का अधिकार होगा। वहीं अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा के लिए संस्था को चलाने का अधिकार दिया गया है। यह जो अधिकार है कहीं न कहीं केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। यह अधिकार बहुसंख्यकों को भी प्राप्त होना चाहिए था, ताकि वे भी अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएं। छठा और अंतिम जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है, जो अन्य सभी मौलिक अधिकारों को संशोधन के योग्य बनाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने इस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा भी कही है। ये हमारे 6 वर्तमान में प्राप्त मौलिक अधिकारों की हमने चर्चा करी। और एक जो हमारा मौलिक अधिकार था जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मेरा मौलिक अधिकार था तो ऐसी क्या सरकार के समक्ष समस्याएं आई कि संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। आखिर वो कौन सी चुनौतियां सरकार के पास आई जिसके तहत उन्होंने सोचा कि संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया जाए। तो आइए इस प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। संपत्ति के अधिकार से तात्पर्य है कि हर वह वस्तु जिस पर हक जताया जा सके या जिससे कीमत प्राप्त हो सके। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तब वे लोग भारतीयों के जमीन हड़प लिया करते थे। इसलिए आजादी के बाद यह फैसला लिया गया कि व्यक्ति की संपत्ति पर उसका खुद का अधिकार होगा। यदि उसके इस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में
और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है। बाद में यह महसूस किया गया कि सरकार को विकास कार्य के लिए दूसरी योजनाओं के लिए व्यक्ति की भूमि की जरूरत पड़ रही है, पर मौलिक अधिकार के कारण सरकार इसे लेने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटा करके केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। जरा सा सोचिए कि अगर संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार होता है, तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हम उसका टैक्स देने से इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, चाहे हम जितना सारा पैसा रखें हम रख सकते हैं। अगर सरकार हमारा जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है तो चूंकि वो हमारे संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए हम देने से इनकार कर सकते हैं और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। अतः ये सारी समस्याओं को देखते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा कि उनकी कार्यकाल के दौरान में ही इस मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, उसे सामान्य कानूनी अधिकार दे दिया जाए। इसी से संबंधित एक बात और आनी है कि रीट क्या होता है। ध्यान दीजिए कि जब भी कोई याचिका आर्टिकल 32 या आर्टिकल 326 के तहत कोर्ट में पहुंचती है तो कोर्ट को रीट जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है। ये रीट के कितने प्रकार होते हैं, ये किस प्रकार का रीट किस पे जारी होता है, ये हम लोग आने वाले वीडियो में इसको देखेंगे। आशा है कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो में किस प्रकार का और परिवर्तन चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में सुझाइए ताकि हम उस चीजों को बदलाव कर पाएं। धन्यवाद।